नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और मैं हूं आपके साथ। वो मुद्दा जो देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिसका कश्मीर में कोई रोल ना होते हुए भी अलग अलग सरकारों ने उन्हें बैठाकर चाय पिलाई, नाश्ता कराया, उनसे चर्चाएं की, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अब नरेंद्र मोदी सरकार बैन करने जा रही है। उस पर प्रतिबंध लगने की संभावनाएं, इसकी खबर आ रही है। और जम्मू कश्मीर का अलगाववादी संगठन है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। दोनों धड़े जो उसके हैं, जो 2005 के बाद दो धड़े बने, उन दोनों पर नरेंद्र मोदी सरकार प्रतिबंध लगाने जा सकती है, बड़ी खबर आ रही है। यूएपीए के अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यह जानकारी मिल रही है। और आरोप है, और उस आरोप को आपको सुनना चाहिए कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर, कश्मीरियत, कश्मीर के लोगों की बात करता है, उन पर आरोप क्या है। आरोप यह है कि पिछले दिनों इन्होंने छात्रों को, कश्मीर के छात्रों को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए पाकिस्तान भेजा और उसके एवज में इन्होंने धनराशि ली कि हम इनको पाकिस्तान पढ़ने भेज रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई सबके लिए हमको पैसा चाहिए। वो पैसा लिया और उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये इन पर आरोप है। खबर है कि एक छात्र के परिवार से 10 से 12 लाख रुपए का डोनेशन लिया गया। 10 से 12 लाख रुपए कि आपके बच्चे को वहां भेज रहे हैं, डॉक्टर बनाएंगे, और वो 10 से 12 लाख रुपए डोनेशन के तौर पर वसूल कर लगाया किस काम में गया? आरोप है कि देश को बर्बाद करने के काम। उधर डॉक्टर बनाने की बात की गई और इधर वो आतंकवादी बनाए जा रहे थे जो कि दूसरों की जान ले सके। सूत्रों के मुताबिक सरकार यूएपीए की धारा 3(1) के तहत हुर्रियत पर प्रतिबंध लगा सकती है और यह प्रस्ताव केंद्र की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रखा गया है। दरअसल केंद्र के पास यह अधिकार है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में अगर कोई शामिल पाया जाता है तो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना देकर संगठन को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। 2019 में सरकार ने जमाते इस्लामी संगठन पर भी कार्रवाई किया था, उसको बैन किया था, और अब हुर्रियत के 2 सेक्शन जो हैं उनको बैन करने जा रही है। यह खबर निकल कर आ रही है, इसकी संभावना है। हम आपको सुनवाते हैं कि निर्मल सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, इस पर क्या कह रहे हैं। हुर्रियत को केंद्र बैन करने जा रहा है। ये बहुत ही आवश्यक जो मूव है जम्मू कश्मीर में टेररिज्म और सेपरेटिज्म को ख़त्म करने के लिए। ये हुर्रियत है, जमायत इस्लामी है, चाहे JK-LF, इस प्रकार के जितने भी आउटफिट्स हैं, ये लोग हैं जो हज़ारों की तादाद में यहाँ कश्मीर में जो लोग जो है मारे गए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, हमारे सुरक्षा बल के लोग हैं, सेना के लोग हैं, या वो नौजवान, कश्मीरी नौजवान, इनको बरगा के इन लोगों ने पाकिस्तान के जो है तरफ धकेला, उनके हाथ में बंदूक पकड़वाई और उनको मरवाया। ये जो एक पूरा सिंडिकेट है, उनको ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, उनको जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, और भारत में रहते हो खाते भारत के हैं और जाके पाकिस्तान के या आज़ादी के गुण गाते हैं। इस प्रकार की बात को जो एक अंकुश लगाने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए जो ये मूव है, ये बहुत ही इफेक्टिव जो है साबित होगा जम्मू कश्मीर में। जो है यहाँ पर टेररिज्म के को जो है उस पर अंकुश लगाने के लिए मैं केंद्र सरकार के इस कदम का जो है वेलकम करता हूँ। निर्मल सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, वो कह रहे हैं कि आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए यह बहुत अहम फैसला होगा कि इस तरीके से हुर्रियत पर बैन लगा दिया जाए। लेकिन अभी हम सुन रहे थे कि महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि हमारे सब्र के बांध के टूटने का इंतजार मत कीजिए, उसका सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। क्या जम्मू कश्मीर में ये जो फैसला लिया जा रहा है, इससे सरकार एक्शन में है, प्रतिबंध लगेगा तो कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, हुर्रियत का खेल खत्म होगा, आतंकवाद का पोषण खत्म होगा, कश्मीरियों के जो दुश्मन हैं उनका अंत होगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि देश के लिए इस फैसले के क्या मायने होंगे। राष्ट्रवाद में देश पर यह बड़ी बहस जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ निर्मल सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, जुड़ रहे हैं, संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, राजीव जेटली, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं, माजिद हैदरी, कश्मीरी एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है।
शेख बशीर अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, और प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, इस खबर पर पहले आप थोड़ी जानकारी दें, और क्या जानकारी मिल रही है, कब तक ये एक्शन हो सकता है, और इसको लेकर वहां से कोई रिएक्शन भी है हुर्रियत की तरफ से? देखिए सुशांत, ऐसा है, सरकार ने मन बना लिया है कि कोई भी शख्स किसी भी किस्म की अलगाववादी गतिविधियों में अगर इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे दो धड़े थे जो पिछले 3 दशक से कश्मीर में काम कर रहे थे, भारत के खिलाफ मंसूबे बना रहे थे और टेरर फंडिंग का काम कर रहे थे, और ये एटीएम मशीन का काम करते थे। जो भी पैसा हवाला के जरिए आता था वो या तो स्टोन पेल्टिंग के लिए यूज होता था या टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए यूज होता था। यहाँ पे दो धड़े हैं, एक जो सईद अली शाह गिलानी चला रहे हैं, दूसरा मिरवाइज उमर फारूक चला रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस ने एक हुर्रियत के नेता जो साल्वेशन फ्रंट करके चलाते थे अकबर भट्ट को पकड़ा, और इन्हें पता चला कि जो एमबीबीएस के लिए बच्चे पाकिस्तान भेजे जाते थे उनसे ये 15 से 20 लाख रुपए लेते थे। अब देखिए, जो आपने बात बड़ी सही की, ना ये कश्मीरियों के हैं ना कश्मीरियत से कोई लेना देना है। अगर ये चाहते हैं तो ये सिर्फ अपना मफाद चाहते हैं। ये जो 15 से 20 लाख रुपए लेते थे उसमें से आधा अमाउंट जो था ये अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करते थे, और आधा पैसा जो था वो टेरर रिलेटेड गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते थे। या तो स्टोन पेल्टर्स को देते थे या टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तरान मिलत या लश्कर तोयबा को वो पैसा दिया जाता था। ये काफी देर से पता था, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जैसे पीडीपी, उन्हें पैट्रोनेज देती रही है। अक्सर आपने सुना होगा महबूबा मुफ्ती को कहते हुए कि हमें हुर्रियत से बात करनी चाहिए। देखिए, जो सबसे बड़ा विलन था महबूबा मुफ्ती, उसे सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बनाना चाहती थी, जबकि उनका कोई भी दायित्व नहीं बनता था कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेक होल्डर बनाइए जो सिर्फ युवाओं को वर्गला रहा है, जो सिर्फ कश्मीरियों का इस्तेमाल कर रहा है, कैनन फॉडर की तरह वर्गला के उनको इस्तेमाल कर रहा है। जबकि उनके अपने बच्चे, अगर आप देखेंगे, सब हुर्रियत वालों के बच्चे जो है बाहर पढ़ते हैं, अच्छी डिग्रियां हासिल की हैं, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अच्छी जगह पे रहते हैं। देखिए, एक नियम अपने लिए और एक नियम बाकी आम कश्मीरी बच्चों के लिए। आम कश्मीरी बच्चों को ये कहते हैं आप बंदूक उठाइए, आप मारदाड़ के लिए लग जाइए, आप भारत के खिलाफ मंसूबे बनाइए, तो आप भारत के खिलाफ जंग करिए। और दूसरी तरफ अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजें। आप देखिए, चाहे दुख्तरान मिलत की चीफ हो, उसके बच्चे मलेशिया में पढ़ रहे हैं। गिलानी के अपना बेटा देखिए बाहर से डॉक्टरी की डिग्री करके आए। सैयद सलाहुद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का, जिनको पूरे सपोर्ट करते, उनके 5 बच्चे हमने देखा कि सरकारी नौकरी कर रहे थे। एक को तो डॉक्टरी सीट दिलवा दी गई थी, 2 को अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इस देश की विडंबना सरकार ने कि इस देश में जिस हुर्रियत ने अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया कि अगर तुमको अपने बच्चों को कश्मीर को आजादी, सो कॉल्ड आजादी जो इनको दिलानी थी, उसमें अपने बच्चों को क्यों नहीं लगाया, उनके हाथ में पत्थर और बंदूकें क्यों नहीं दी। लेकिन हुर्रियत से बात होती रही इतने साल तक, और अब भी आप देखिएगा इसको लेकर क्या रिएक्शन आते हैं, उस पर हमारी नजर रहेगी। प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, माजिद हैदरी साहब, हुर्रियत पर बैन लग रहा है, क्या ये कश्मीर के लिए एक बड़ा और अहम फैसला है? जी, मुझे इस फैसले पर एक 2 पंक्तियां याद पड़ती हैं कि इनफैक्ट शेर याद पड़ता है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। क्या हम उसी हुर्रियत की बात कर रहे हैं जो आज से ठीक 20 वर्ष पहले तब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी जी और तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिली थी? उन्हीं ने परंपरा शुरू की थी। जो हुर्रियत है उनसे बातचीत जरूर है कि कश्मीर का मसला जो है वो सुलझाया जाए। क्या ये बैन करने की तो वही पॉलिसी है कि एक दफा जब डिमोनेटाइजेशन भी किया गया, 500 का नोट जब बैन किया गया तो कहा कि देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जब जमात इस्लामी बैन की गई तो कहा जी अब हालात ठीक हो जाएंगे। फिर जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बैन किया गया, मगर मतलब 5 अगस्त 2019 को जब स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट किया गया तो बोला अब हालात नियंत्रण में आ जाएंगे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि आज कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती, ग्रेनेड बाजी होती है उससे ज्यादा। अब पाकिस्तान का ड्रोन आकर के जम्मू में हमला करता है। तो भाजपा इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है, कंफ्यूज हो गई, इन्हें पता ही नहीं है आगे चलाना कैसे है कश्मीर को। तो सर, जो लोग उन्हीं कश्मीर के लोगों से 10-12 लाख रुपए ले उनके बच्चों का भविष्य बनाने के नाम पर, और उनको उस पैसे को टेररिज्म में लगाएं, उनकी क्या आरती उतारनी चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल, वो मुझे याद पड़ता है जी नमक हलाल पिक्चर में अमिताभ बच्चन का सीन, वो मक्खी बैठती है किसी के मुंह पे, वो दे थप्पड़ मारते जाते हैं जब तक उनके मुंह पे खुद से थप्पड़ पड़ता है। वही भाजपा की पॉलिसी है कश्मीर पर। कुछ नहीं पता है क्या करना है, बस मक्खी दिखी, अभी प्रदीप दत्ता के मुंह पे दिखी, अभी माजिद हैदरी के मुंह पे दिखी, अभी आपके मुंह पे दिखी, अभी निर्मल सिंह जी के मुंह पे दिखी, हर जगह इनको मक्खी दिखती है, मारते जा रहे हैं।
कुछ इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि कश्मीर में अमन और शांति कैसे लानी है। कोई वादा जो इनने किया था वो पूरा नहीं किया जा रहा है। मजाक बना दिया इनने देश का, भाजपा ने। मैं माफी जीडी चाहता हूं, बख्शी हमारे साहब, देश का माजिद हैदरी अभी मजाक भी बना एक शब्द उस हुर्रियत के खिलाफ नहीं बोल पाए जिस पर आरोप है कि कश्मीर के ही बच्चों के माँ बाप से पैसे लेकर वो पैसा टेररिज्म में लगा रहा था। वो पता नहीं किसी फिल्मी सीन की बात कर रहे हैं कि मक्खी उड़े और मक्खी मार रही है देश की सरकार। इनको फिक्र है कि कहीं इनका वो हाल ना हो जाए जो बेचारे बाबर कादरी का हुआ था। अगर ये कुछ भी बोलेंगे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तो आईएसआई इनसे सख्त नाराज हो जाएगी। ये सब जानते हैं, हम जानते हैं किस तरफ ये सलाम बजाते हैं। देखिए साहब, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को 30 साल पहले यही इसका जो इस हश्र पे लाना चाहिए था और उसको सही सजा जो है वो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। रॉबिन रफाल का क्रीचर है ये। जब इलेक्शन हुई थी जम्मू कश्मीर में विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, वो इंसर्जेंसी के वो टेररिज्म के पीक पे, उस टाइम पे रॉबिन रफाल ने कहा था कि जी नहीं, आपको बात करनी ही पड़ेगी कोई पाकिस्तान परस्त ऑर्गेनाइजेशन से। तभी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई थी, सामने आई थी एज द माउथ पीस ऑफ पाकिस्तान इन कश्मीर। ठीक है साहब, अब काफी तमाशा हो चुका। 370 को लात मार के बाहर फेंका गया है, 35A को भी आउट किया गया है। वो हमको गीदड़ भक्ति देती रह गई महबूबा मुफ्ती कि वो खून की नदियां बहा देंगी, वो दरिया बहा देंगी खून के। हमको तो कतरा नहीं दिखा वहां खून का, सिवाय टेररिस्टों का खून जरूर बह रहा है वहां पे। ठीक है साहब, और ये सब पत्थरबाजी बंद, ISIS के झंडे, पाकिस्तान के झंडे बंद। भारत का तिरंगा बड़ी शान से वहां के दफ्तरों पर फहरा रहा है, वहां के लोगों के घरों पर फहरा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि माजिद हैदरी साहब डरे हुए हैं इसलिए बेचारे बोल नहीं पा रहे। निर्मल सिंह जी, आप तो खुद वहां रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये हुर्रियत ने कुछ दिया है क्या कश्मीर को? और क्या इतना बड़ा आरोप लग रहा है उसके बाद भी उनसे बातचीत की कोई वजह दिखती है क्या? सुशांत जी, हैदर जो है, इनका रात को दिन को सपने में इनको सिर्फ बीजेपी नजर आती है। ये एक मिसाल है कि आज भारत जो है वो सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा है। भारत जो है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाला भारत है, जो टेररिज्म की, अलगाववाद की जो जितनी भी परतें हैं उनको ऐसा ऐसा खोल रहा है और पाकिस्तान से भी डील कर रहा है। मेजर हैदरी को ये डर है कि अगर ये बोलेगा, लेकिन नहीं, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जैसे बिहेव करते हैं और हुर्रियत को, टेररिस्ट को, इनको सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ नेशनल चैनल्स के ऊपर आके पाकिस्तान को लेजिटिमेसी देते हैं। और बहुत सरकार जो अटैक कर रहे हैं एक राष्ट्रवादी पे, को ये गाली दे रहे हैं, इनको प्लीज रोकिए, ये गलत बात है। निर्मल सिंह जी के पास कोई मुद्दा नहीं बात करने का, कुछ ये डिफेंड नहीं कर सकते, अब मुझे गाली देनी शुरू करेंगे। आप लोग तो तलवे चाटते थे हुर्रियत के, आप भूल गए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तब बुलाया था हुर्रियत को। आप तो भाजपा वाले तलवे चाटते थे हुर्रियत के। हाँ, तलवे चाट के आप चले इतने साल, आज आप मुझे राष्ट्रवाद सिखाएंगे? तलवे चाटे आपने जिंदगी भर हुर्रियत के, तलवे चाटे इनके दर पर गए हैं माथा टेकने आप लोग। मुझे आप दिखाएंगे राष्ट्रवाद? आप लोग तलवे चाट के पले हैं भाजपा वाले, सामने आ रही है। चाट के इनको कोई पूछ नहीं रहा है, सिर्फ आप लोग पूछते हैं ऐसे लोगों को चैनल पर लाके। इनको कोई नहीं पूछ रहा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने तलवे चाटे हुर्रियत के और आपके नेता उनसे बात करने जाते थे, ये वो कह रहे हैं माजिद हैदरी। अरे भाई, आप देखो तलवे कौन चाटता था, किसको कह रहे हो? भारत जो, जिसको आप सॉफ्ट स्टेट कहते थे, उस समय कांग्रेस के वक्त इस प्रकार की जो है पॉलिसी हो सकती थी, लेकिन भारत आज सॉफ्ट स्टेट नहीं है, ये पैसिव नेशन नहीं है। कांग्रेस के लीडर नहीं थे। निर्मल सिंह जी, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। जी कांग्रेस के लीडर नहीं थे। आपको सबक सिखाया जाएगा, फिक्र मत करो, आप इंतजार करो। और ऐसा जो कल एक चैनल पर एक राष्ट्रवादी को, गांधीवादी को कैसे धमकी देते हैं ये भाजपा वाले, देख लीजिए, देशवासियों देखो। नहीं माजिद हैदरी, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आपको ये बोलना चाहिए कि जिन बच्चों के पैसे लेकर उनको डॉक्टर बनाने के नाम पर पैसे लिए और पैसा टेररिज्म में लगाया, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक बार भी नहीं बोल पाए। आप ये याद दिलाते हैं मक्खी किधर उड़ी नहीं उड़ी। देखिए जनाब,
ये बात मैंने याद दिला रहा हूँ कि ये लोग तलवे चाटते थे हुर्रियत के। इनको छोड़िए ना सर, मैं कह रहा हूँ आप कश्मीर के पब्लिक, पहचान भूल गए ये कश्मीर के लोग। लोगों की बात कीजिए, बीजेपी को छोड़ दीजिए। इतिहास भूल गई है ये पार्टी, ये वही पार्टी जिसने अजहर मसूद को छोड़ा था। तालिबान को ग्लोरीफाई कर रहा था ये एक चैनल के, नेशनल चैनल के ऊपर ये तालिबान को ग्लोरीफाई कर रहा था। ऐसे लोगों को पहले इन पर भी एक्शन होगा। ये जो लोग हैं ये उनको, हुर्रियत को, टेररिस्ट को ये मॉरल सपोर्ट देते हैं चैनल पर आके, और ये हर प्रकार से मिले हुए। कल को कहीं ये भी इस प्रकार की बात में ना मुलव्वस ना में पाया जाए, ये दूर की बात नहीं, आप इंतजार करिए। आप तो फंसे हुए हैं, मैं क्या मुलव्वस पाया जाऊंगा? आप लोगों ने तो चाय साथ में पी, कबाब क्रांति साथ में खाई, मैं फंसूंगा, आप लोग फंसेंगे। आपको बताएंगे तलवे चाटने वाले हम नहीं फंसेंगे, हम गांधी जी को मानने वाले, हम गांधीवादी हैं, हम सवाल करेंगे। शर्म आनी चाहिए। कौन से चैनल पर बात कर रहे हो? कौन से? तुम किसका? तुम पाकिस्तान के तलवे चाटते हो? उनका जो है हुर्रियत के, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम मेहनत का खाते हैं, कभी तलवे नहीं चाटे, कभी सर आपका दिल्ली में नहीं राष्ट्रवाद बुलाया, मैंने देखा सर, कभी आप दो एक बार भी मीटिंगें नहीं हुर्रियत के की। खिलाफ बोल नहीं पा रहे। ऐसा राष्ट्रवाद आप ही को मुबारक। शेख बशीर अहमद, हुर्रियत पर जो आरोप है, क्या उसके बाद उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? संगीत रागी साहब। सुशांत जी, मुझे लगता है कि भारत सरकार देर कर रही है। अभी तक महबूबा मुफ्ती सईद को अरेस्ट कर दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार के एक तरह से महबूबा मुफ्ती सईद भारत के खिलाफ जंग, हत्या और हिंसा को ललकार रही है। वो कश्मीर के अंदर आवाम को आह्वान कर रही है भारत के खिलाफ विद्रोह करने के लिए, खड़ा होने के लिए। इसलिए बिना देर किए हुए ऐसी महिला को अरेस्ट किया जाना चाहिए। आप ऐसी महिला से और उसकी पार्टी से जो पाकिस्तान परस्त है, जिनके आतंकवादियों के साथ उनके संबंध है, जो पाकिस्तान के साथ जिनका इंक्लिनेशन है, ऐसे लोगों से आप चाहते हैं कि भारत के अंदर जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो योगदान देंगे, तो आप भूल जाइए। आप यह मत भूलिए कि 1971 में एक डिसाइसिव पराजय के पश्चात ही नेशनल कॉन्फ्रेंस भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आई थी। जब तक 1971 में हमने पाकिस्तान को पूरी तरीके से परास्त नहीं किया था, तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ये लगती थी कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा होगा और एक दिन जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्वतंत्र एक आजाद देश के रूप में होगा। तो ये बात हम लोगों को बहुत साफ तरीके से जाननी चाहिए कि यदि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो कश्मीर के भविष्य का निर्णय भी भारत की जनता करेगी। एक राज्य की जनता, और उसमें भी घाटी के 6-7 जिले जो है वो कश्मीर का भविष्य और भाग्य तय नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना है कि जो कुछ भी महबूबा मुफ्ती सईद कर रही है वो भारतीय राष्ट्र के प्रति द्रोह है, एक भारतीय राष्ट्र के खिलाफ एक बिगुल है। और मुझे लगता है भारत की पूरी जनता का मैं आह्वान करता हूँ, राजीव जेटली जी, संगीत रागी तो कह रहे हैं आप हुर्रियत को बैन करें, वो तो ठीक है, आप महबूबा मुफ्ती को अरेस्ट करें, वो तो एक कदम आगे जाकर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। देखिए माजिद हैदरी अभी एक बात कह रहे थे कि आपने तलवे चाटे। मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, देश की सरकार किसी भी हद पर जाकर बात करने के लिए तैयार रहती थी और रहती है और रहेगी हमेशा। अगर वो कहीं ना कहीं कश्मीर की आवाम के लिए सोचेगा, कश्मीर की जनता के लिए सोचेगा, अगर वो कश्मीर होगा और कश्मीरियत उसके अंदर होगी, तो हमें कोई एतराज नहीं है किसी के आगे भी झुकने से। कश्मीर की जनता के उत्थान और खुशहाली के लिए अगर ये सेक्रीफाई भी करना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन आपने किया क्या? आपने हमारे साथ धोखा नहीं किया, आपने कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया। अभी सुशांत सिन्हा जी ने जो बात आपको बताई, यही बात बताई कि आपने 15-15 लाख रुपए में बच्चों को ठगा। वहां पर आपने आज तक जम्मू कश्मीर में मेडिकल की सीटें क्रिएट नहीं करी ताकि मलेशिया में जाकर बच्चे पढ़े। आपकी सीटें मलेशिया में जाकर रिजर्व होती थी। हो सकता है उसके अंदर भी कोई गोरख धंधा आपका चलता होगा, उसमें भी कोई ना कोई आपकी ऐसे धंधे चलते होंगे जिसमें आप पाकिस्तान की तरफ पैसा या पाकिस्तान से पैसा लेके अपने काम करते होंगे। हम तो कहते हैं, आप बार बार कह रहे ना आप कि राष्ट्रवादी हैं, हम तो कहते हैं कि राष्ट्रवादी की जरूरत है, जिसको कश्मीर से प्यार है उसकी जरूरत है। लेकिन ये मैं टाइम्स नाउ से आग्रह करूंगा, किसी भी चैनल से आग्रह करूंगा, कश्मीर को दिखाना शुरू करें, इन ठगबाजों को दिखाना बंद करें, ये लुटेरों को दिखाना बंद करें जो कश्मीर के बच्चों को लूट रहे हैं।
उन डकैतों को दिखाना बंद करें जिन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा रखे हैं। बहुत हो लिया, ये कश्मीर नहीं है। कश्मीर की जनता को विकास चाहिए, कश्मीर की बच्चियों को आजादी चाहिए। आप लोगों के तो बयान भी ऐसे आ रहे हैं कि वही तालिबान जैसे हालात आप कश्मीर में बनाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती एक महिला होकर इस तरीके के बयान कैसे दे सकती हैं? महबूबा मुफ्ती तो इस बात की वकालत कर रही है कि जो तालिबान में हुआ वो कश्मीर में ना। अगर इस तरीके की वकालत महबूबा मुफ्ती करेगी तो आप सोचिए कश्मीर की महिलाओं के बाद कश्मीर की महिलाओं के साथ। महबूबा मुफ्ती को पूरा अधिकार है माजिद हैदरी बात करने का, लेकिन इस देश में किसी को यह अधिकार नहीं है कहने का कि 370 हटेगा तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कौन है वो बोलने वाली तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा? कौन है वो? और आप अपने आप को राष्ट्रवादी बोलते हैं। राष्ट्रवादी शब्द का पहले मतलब समझिए। तालिबान के फेवर में जिस तरह की टिप्पणियां करी है उसका जवाब आपको इस देश की नहीं इस दुनिया की महिला जीडी बख्शी साहब, ये झूठ बोलकर राष्ट्रवादी है कि राष्ट्रवादी किस बात के राष्ट्रवादी मुझे समझ में नहीं आता। महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान कश्मीरियत के नाम पर अलगाववादियों का सहयोग क्या ये पाकिस्तान का गुर्गा है, ये पाकिस्तान का मोहरा है, आईएसआई का चमचा है। और ये जो हुर्रियत ने आतंक फैला रखा था वहां पे, वो गवर्नमेंट इन वेटिंग करार कर दिया था अपने आप को। और ये सारी जो चमचागिरी कर रहे थे उनकी, ये जो है पीडीपी और दूसरी पार्टियां, सो कॉल्ड सेंट्रिस्ट पार्टियां, उनको ऐसा महिमा मंडन कर रही थी जैसे गवर्नमेंट इन वेटिंग है जम्मू कश्मीर में, हर चीज इनसे पूछ के करनी है। और ये वहां पे हवाला के पैसे ले रहे थे, पैसे टेररिस्टों को बांट रहे थे, जो टेररिस्ट मारे गए उनके परिवारों को जाके दे रहे थे, बड़ा वहां पे अवार्ड दे रहे थे, ठीक है। और आप कैसे रहे थे? आप बीच में मत बोलिए। देखिए ये इनकी चैनल नहीं है। ही इज नॉट द ओनर ऑफ दिस चैनल। ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि माजिद हैदरी साहब रुक जाइए। माजिद हैदरी साहब आप राष्ट्रवाद देखा रहे हैं, बख्शी साहब को बोलने दीजिए। उनको राष्ट्रवाद के मेडल की जरूरत नहीं है। देश के लिए सेवा दे देकर, सेवा कर करके और बॉर्डर पर खड़े होकर ये बाल सफेद किए उन्होंने। बोलिए बख्शी साहब। बिल्कुल, अजहर मसूद को सैल्यूट किया था इन्होंने। थैंक यू। मैं कह रहा था कि ये जो है शख्स, ये सब के सब हुर्रियत के चमचे, आईएसआई के गुर्गे हैं, ठीक है। अब बड़ा सही एक्शन लिया गया है तो अब ये छटपटा रहे हैं। अब ये बैठ के हमको राष्ट्रवाद की दलीलें दे रहे हैं। हुर्रियत एक बिल्कुल हरामखोरी, और हुर्रियत एक चीज थी, बिल्कुल एक चीज थी। मुफ्त का खाते थे, मुफ्त के पैसे खाते थे, और के बच्चों को वो पत्थरबाजी में झोंकते थे, अपने बच्चों को मलेशिया, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि पढ़ने भेजते हैं। आई थिंक ये नाटक काफी हो चुका। दूध का दूध, पानी का पानी करने का वक्त आ गया है। हमको गीदड़ भपकियां बहुत बख्शी साहब, आप तो कश्मीर में भी रहे, आपने हुर्रियत का कुछ भी ऐसा काम देखा है जो आपको लगे कि नहीं ये एक काम इन्होंने देश के लिए या कश्मीरियों के लिए किया हो? देखिए साहब, मैं ना सिर्फ कश्मीर में रहा हूं, मैं जम्मू की पैदाइश हूं, ठीक है साहब। जम्मू में पैदा हुआ था, वहां मेरा जन्म हुआ, और मेरी सारी आधी से ज्यादा फौजी जिंदगानी जम्मू कश्मीर में गुजरी है। और सबसे बड़ा गद्दार आउटफिट अगर मुझे वहां कोई दिखा जो शरेआम जो है देशद्रोह की बातें करता था, वो था हुर्रियत। बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक की जो सरकारें थी वो अमेरिका के दबाव के नीचे वहां महिमा मंडन कर रही थी हुर्रियत का। इसको एक दर्जा दे दिया गया था गवर्नमेंट इन वेटिंग का। शराब बकवास। किसने इलेक्ट किया है हुर्रियत को? एक भी वोट जीता है इन्होंने? एक बार कोई ये प्रजातांत्रिक प्रणाली में आए हैं? वहां के पैसे खाने, वहां के ये आईएसआई के पैसे खाकर हवाला के फंड लेने और बांटने, ये काम था बिगेस्ट ओवरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन। आई डोंट ओwe एनी एक्सप्लेनेशन टू दिस टेररिस्ट। नहीं, देखें, लोकतंत्र है, आपको जवाब देना होगा। आप जो आपको जवाब देना होगा माजिद हैदरी साहब। पिछली सरकारों ने क्या किया छोड़िए, अभी की सरकार जो कर रही है उसका समर्थन क्यों नहीं करते? अगर आपको कश्मीर से इतनी मोहब्बत है। तंत्र में सबके हिसाब लेने वाले आप तो पाकिस्तान के चमचे हैं। जितना जल्दी आप वहां जाएं उतना अच्छा है। अरे साहब, आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है, अफगानिस्तान जाइए ना। अभी महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात कर रहे थे, अभी आप अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते? इसी महबूबा मुफ्ती जन्नत खुल रही है। ठीक है सनम शाह, क्या आपको लगता है जिस हुर्रियत ने कुछ किया नहीं कश्मीर के लिए और उस पर ऐसे आरोप लगे कि वो गरीब माँ बाप से पैसे ले लो 10-12 लाख रुपए और उसका यूज
टेररिज्म के लिए करो, इस आउटफिट पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं बड़े इत्मीनान तरीके से अपने कान की पूरी नसें खोलकर मैं इनकी बातें सुन रहा था। मैं पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे पॉलिटिशियन हैं, सीनियर लोग हैं और मैं सबकी इज्जत करता हूं, बट मैं आज टाइम न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज इनके हिम्मत कान चूरत रखेंगे मेरी बातों का जवाब देने के लिए। मैं सबसे पहले मैं डिप्टर जो हमारे यहाँ पे एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी तब पीडीपी ने पाकिस्तान का और हुर्रियत का शुक्रिया अदा किया था, आपने उस टाइम पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाई थी? रही बात, मैं दूसरी बात करना चाहता हूं सर, मैंने इससे पहले भी डिबेटों में कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं नौजवान हूं, मैं युवा हूं। सबसे बड़ी बात है सर, आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जो युवा है वो रीढ़ की हड्डी होती है, युवा देश का पिलर होता है। सर आज आप देखें कश्मीर के अंदर किस तरीके से नौजवानों की छातियों को गोली से मारा जा रहा है। सर मैं ये बताना चाहता हूं, राजौरी के 3 मजदूर बच्चे मेहनत मजदूरी का काम करते थे शोपियान के अंदर, सर आर्मी के सेना ने उनको गोली मारा, कहा ये आतंकवादी मारे गए हैं। सर बाद में वो निकला वो राजौरी के मजदूर थे। एक मिनट निर्मल जी, एक मिनट इनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी स्टूडियो मेरी निर्मल साहब, मैं इसीलिए कहता हूँ ना सर, आपके कान सनम शाह, और जरूरत नहीं रखते। सनम शाह जी मेरी बात सुनिए, सनम जी मेरी बात सुनिए, सनम शाह जी, सनम शाह जी मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि आपने कान की नसें खोलकर सबको सुना, पर मुझे लगता है आपको दिमाग की नसें खोलकर सुनना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि हुर्रियत को बैन क्यों नहीं करना चाहिए। सवाल इस पर पूछ रहे हैं, हुर्रियत ने क्या दिया कश्मीर को, आपको क्या दिया हुर्रियत ने? मैं कहता हूं, देखें मैं जितना आरएसएस के अगेंस्ट हूं, मैं उतना ही हुर्रियत के अगेंस्ट हूं, ये मैं मानता हूं। बहुत बढ़िया, तो आज बोलिए, बहुत खुशी हो रही है कि हुर्रियत बैन हो रहा है, ये लाइन बोलिए। मैं मानता हूं कि मैं सर मैं कश्मीर में जब गया, पिछले दिनों में मेरा दौरा हुआ था, मुझे कश्मीरी बच्चों ने कहा कि सर हम पेन पकड़ना चाहते हैं पर हमारे हाथों में पत्थर। सनम शाह जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप हुर्रियत के खिलाफ हैं, एक लाइन बोलिए, आप बहुत खुश हैं बतौर कश्मीरी हुर्रियत बैन हो रहा है। सर सर देखो, मैं एक सच्चा पक्का एक हिंदुस्तानी हूं, मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं, मैं कहता हूं सर गन इज नॉट सोल्यूशन इन कश्मीर। सर मैं क्या लाइन बोलता हूं, आप क्या लाइन रिपीट करते हैं? मैं बोल रहा हूं एक लाइन बोलिए, बतौर कश्मीरी मैं बहुत खुश हूं कि हुर्रियत बैन हो रहा है। बिल्कुल सर, जिससे आज तक कोई मसला मसाइल नहीं हुआ, मैं कहता हूं बैन होना चाहिए, आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने देखिए इसी तरीके से एक एक युवा जो है वो जब हुर्रियत को रिजेक्ट करेगा और ये बैन हुआ इसका स्वागत करेगा तो कश्मीर में तस्वीर बदलेगी। मैं इस पर आ रहा हूं, ब्रेक नहीं ले रहा हूं, 30 सेकंड में सिर्फ हेडलाइंस बताकर आ रहा हूं। हिमांशु जरा हेडलाइंस बता दीजिए। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और इसीलिए आज देश के लिए सवाल इस बात का कि नरेंद्र मोदी सरकार हुर्रियत के जो 2 धड़े हैं उन पर बैन लगा सकती है, इसकी खबर आ रही है। और खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरोप यह लगा कि कश्मीर के युवाओं से उन्हें एमबीबीएस की डिग्री दिलाने के नाम पर, उन्हें डॉक्टर बनाने के नाम पर 10-12 लाख रुपए लिए गए और वो पैसा आतंकवाद को बढ़ाने के नाम पर लगाया गया। हमारे साथ पैनल में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संगीत रागी हैं, राजीव जेटली हैं, जीडी बख्शी हैं, निर्मल सिंह हैं, माजिद हैदरी और सनम शाह हैं। निर्मल सिंह जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज इस डिस्कशन में आया कि माजिद हैदरी, जिनको आप लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, आईएसआई के एजेंट हैं, जो भी आरोप आप लोग लगाते रहे, वो सुनने के बाद भी वो एक लाइन नहीं बोल सके हुर्रियत के खिलाफ। लेकिन सनम शाह जैसे युवा ने ये कबूला, ये कहा कि हुर्रियत बैन होनी चाहिए। हमें सनम शाह जैसे लोग चाहिए। क्या कश्मीर में ये चीजें हो रही हैं कि और सनम शाह हो और हुर्रियत बैन होने से ये संख्या और बढ़ेगी क्या? सर मेरी बात सुशांत जी, ऐसे ही नौजवान जो हैं खुल के बोलेंगे, ठीक है, ये हमें क्रिटिसाइज कर रहे, हमने जो पीडीपी के साथ सरकार बनाई, ये डेमोक्रेसी में इस प्रकार की बात ये कह सकते हैं या किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर में अगर इस प्रकार के लोग खड़े होंगे और जो कश्मीरी मुस्लिम नौजवान खड़ा होगा तभी कश्मीर के हालत ठीक होने वाले हैं। और आज मैं बताऊं,
कि 5 अगस्त 2019 के बाद काफी हद तक इस प्रकार की सोच के लोग वहां खड़े हो रहे हैं। हैदरी जैसे लोग हैं, बड़े गिने चुने लोग हैं, जो सपोर्टेड बाई जो है बड़े गिने चुने लोग हैं, जो फिर अभी भी पाकिस्तान की और हुर्रियत की सर जो है, सनम शाह कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट उनको सुन लीजिए सर, फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। सनम शाह बोलिए। मैं देखिए सर, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं बड़े इत्मीनान तरीके से, क्योंकि सर आप मेरे जज्बात और मेरे इमोशन को समझें, क्योंकि मैं एक युवा हूं और मैं जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से बेहतर जानता हूं। मैं सिंपल तरीके से सर, आज डॉक्टर निर्मल सिंह जी मेरी एक चीज का जवाब दे दें आप सर, क्या आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो नौजवानों के साथ भेदभाव होता है, आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाद सर नौजवानों ने खुदकुशियां कर दी हैं। 5 अगस्त के बाद सर क्या बदला है? चाइना 38,000 स्क्वायर फीट से लद्दाख के अंदर कब्जा कर चुका है, पाकिस्तान सीज वायलेशन करता है, हमारी फौजों को भी बॉर्डर पे खुला नहीं छोड़ा जाता। सर अगर इन्होंने कहा था हम 370 और 35A के बाद मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, सर आज सनम शाह पूछता है ये ड्रोन कैसे आ रहे हैं, ये आतंकवादी कैसे आ रहे हैं, इन आतंकवादियों को क्यों? ठीक है, आप जवाब लीजिए। सनम शाह आप जवाब लीजिए। निर्मल सिंह जी उनके जवाब दीजिए। वो 56 इंच सीना कहां पे है आज? देखिए, आप अगर कश्मीर में होते तो आपको यह जानकारी होती। आपके जज्बात की मैं कदर करता हूं, लेकिन आपके पास फैक्ट्स पूरे नहीं है। कौन से नौजवान ने बीजेपी ऑफिस के सामने सुसाइड किया, ये आपकी गलत जानकारी है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आर्मी लोगों को मार रही है, टेररिस्ट को मार रही है। अगर कोई नौजवान, अभी सुन लो भाई, सुन लीजिए अभी नौजवान सुन लीजिए, अगर कोई टेररिस्ट बन के आएगा कश्मीर के नाम से, कश्मीरी के नाम से, तो गोली मारी जाएगी। हाँ, आज आम जो नौजवान कश्मीरी है अगर यहाँ होता तो आपके ध्यान में आता, वो अमन और चैन की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। बाकी जो लोग हैं चीन में, अक्साई जो है, जो अक्साई चीन है, जब सीज फायर है, जब पहली बार नहीं हो रहा, ये जो है पिछले 1947 से हो रहा है, 30 सालों से हो रहा है टेररिज्म है। 2 साल में उसका खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से टेररिज्म की परतें खुल रही हैं, अलगाववाद की परतें खुल रही हैं, और जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, जिस प्रकार से जो है हुर्रियत है, चाहे वो जमायत इस्लामी है, ये पहली बार। अच्छा 1 मिनट सर, निर्मल सिंह जी 1 मिनट। सनम शाह को आपने जवाब दिया। सनम शाह मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सनम शाह मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि कश्मीर में युवाओं को गोली मारी जा रही है, सनम शाह को क्यों नहीं मारी गई? सर सुने मेरी बात में, आपने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर, मैं खुद डरता हूं, मेरे घर वाले खुद मुझे इजाजत नहीं देते। नहीं, आपको क्यों नहीं मारी गई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको अगर युवाओं को गोली मारी जा रही है, आपको क्यों नहीं मारी गई? सर मेरा कहने का मतलब है कि आप चाहते हैं सनम शाह को भी गोली लगे। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्यों नहीं मारी गई? इसका जवाब क्या है आपके पास? हैदरी जैसे लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं सर, आपको इसलिए नहीं मारी गई क्योंकि आप कश्मीर के वो युवा हैं जो हुर्रियत के बैन को सेलिब्रेट करता है। आप अगर वो युवा होते जो बंदूक उठाकर कहता कि हुर्रियत को कैसे बैन कर दिया गया, तो आपकी छाती में भी गोली होती। और ये किसी भी देश में होगी सर, किसी भी देश में होगी। युवा या बुजुर्ग देखकर गोली नहीं मारी जाएगी। अगर आप देश के खिलाफ होंगे तो मारी जाएगी। संगीत रागी साहब, संगीत रागी साहब, क्या अगर वाकई सबको टारगेट, और मैं बहुत करीब से आर्मी के कल्चर को देखता हूं, वहां मेरे कई जानकार रहे हैं, जीडी बख्शी से हम लोग बहुत सालों से जुड़े रहे हैं, बातचीत करते रहे। सबको पता है कि ऐसा नहीं है कि कश्मीर में रैंडमली उठे आज सुबह मार दो ठोक दो इसको, ये हिसाब नहीं चलता है। अगर चलता होता तो न माजिद हैदरी आज यहाँ बैठे होते और ना सनम शाह बैठे होते। सुशांत जी कश्मीर के अंदर भारतीय सेना के जवान कितना कश्मीर के रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, यदि आप कश्मीर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, और आम जनता से यदि आप बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए, हुर्रियत को कांग्रेस पार्टी ने ही खड़ा किया था, और आपको मालूम होगा, जानकारी होगी कि हुर्रियत भारत सरकार को हमेशा ब्लैकमेल करता रहा। और हुर्रियत जब दिल्ली आते थे, इनके नेता तो 5 स्टार में रहते थे, इनको मासिक पे दिया जाता था, इनकी सारी व्यवस्था, सुख सुविधाओं की व्यवस्था जो है वो भारत सरकार किया करती थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, ये सारे जड़ें जो है वो जिसको कहते हैं नाभी,
आतंकवाद की जो नस जो नाड़ी जो थी वो आतंकवाद की जो जुड़ी हुई थी, जहां से राशन पानी ले रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काट दिया है। यह कारण है कि ये बेचैनी है। और महबूबा की जो बेचैनी है वो बहुत समझ में आ सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑन एन एवरेज भारतीय जो सेना है, जो सुरक्षा बल है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, वो आतंकवाद के जो जड़ें हैं, जो चिन्ह हैं, उन प्रतीकों को धीरे धीरे वो खत्म कर रही है। डेवलपमेंट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और जिस प्रकार से आम जनता की मैं बात कर रहा हूं, जो पार्टियों से जुड़े हुए नहीं है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के काडर नहीं है, जो पीडीपी के काडर नहीं है, यदि इसके इतर यदि आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि उनको न धारा 370 से लेना देना है, न 35A से लेने देना है। उनको उनका रोजगार चाहिए, उनके बच्चों की सुविधा चाहिए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो गवर्नर के अंदर जो काम कर रही है, वो इन्हीं चीजों को अंजाम दे रही है। आप माजिद हैदरी साहब, ये विकास हो रहा है, इसकी बात सुनकर आप इतना मुस्कुरा रहे हैं। माजिद हैदरी साहब मुस्कुरा रहे हैं, अपनी बात भी रखें, फिर सुने जरा ये मुस्कुराहट किस वजह से। जनाब, मैं मुस्कुरा नहीं रहा, मैं कहे लगा के हंस रहा था कि मुझे लग रहा था कि कॉमेडी शो चल रहा है। ये विनाश को विकास समझते हैं। मैंने आपसे कहा 2019 5 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में, आप हमारा टाइम मत वेस्ट करिए, हम सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, अब आप आंकड़े सुनिए, मैं आंकड़ों पे बात करता हूं। नहीं, मैं पत्रकार हूं, विकास के लिए तो जरूरी है ना कि पहले जमीन समतल किया जाए, और समतल जमीन तभी हो सकती है जो उबड़ खाबड़ लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं। नहीं, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये बताया जा रहा है कि वहां पर विकास हो रहा है तो इनको कॉमेडी शो लगता है, और जब वहां बताया जाता है कि वहां आतंकवाद पनप रहा है तो ये सीरियस होते हैं। वही नहीं सकती है। आप 3 वर्षों से नई दिल्ली की सत्ता है जम्मू कश्मीर में, जो करप्शन 3 वर्षों से है, पिछले 70 वर्षों में नहीं था। जो अंडर डेवलपमेंट पिछले 3 वर्षों में हुई है, 70 वर्षों में नहीं थी। जो वादे नौकरी, ये आपको कौन कहता है? वादा पूरा नहीं। जीडी बख्शी साहब, क्या यही सच्चाई है? डोगरा भाई, सड़क न होने पे का आंकड़ा है ये, कराची और लाहौर से आंकड़ा ले जाती है। कौन सा आंकड़ा है? आप बता सकते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर कश्मीर के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? आपको जानकारी है? जीरो इन्वेस्टमेट। आपको जानकारी है? दिल्ली बैठा हुआ जीरो इन्वेस्टमेंट। क्या मॉड्यूल तैयार किए, आपको जानकारी? जीरो इन्वेस्टमेंट। माजिद हैदरी साहब, आप हिंदुस्तान में है, कश्मीर में है या पाकिस्तान में, कहाँ है आप? जीरो इन्वेस्टमेंट कौन सा जीरो इन्वेस्टमेंट सर? निर्मल सिंह जी, जीरो इन्वेस्टमेंट हुआ है क्या? एक कौड़ी खर्च आई हो, एक कंपनी की नई इन्वेस्टमेंट दिखा दी है जो वादे किए थे। एक मल्टीनेशनल, निर्मल सिंह जी को पूछ रहे इन्वेस्टमेंट गिनाइए। एक कौड़ी की इन्वेस्टमेंट नहीं आई। सुशांत जी, जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है पाकिस्तान की, सेपरेटिस्टी की, हैदर माजरी भी उसका हिस्सा है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का, प्रपंच का। ये जो है 5 अगस्त 2019 के बाद का जो यहाँ पर पिछले 4 दिनों में, पिछले 10 दिनों में 4 नेता मारे गए हैं। 4 नेता, ये जो इनका एजेंडा है, 4 नेता मारे गए हैं। रोज फंसा रही है। आप लोग शर्म कीजिए। 3 भाजपा के नेता मारे गए हैं कश्मीर में करने के लिए। माजिद हैदरी साहब, वैसे मुझे लगता है आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए इन्वेस्टमेंट कहाँ आया, लेकिन मुझे लगता है ये इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा बेहतर है कि कुछ इन्वेस्टमेंट हो, रादर देन कि आप लोगों से 10-12 लाख रुपए लें बच्चों को डॉक्टर बनाने के नाम पर और उसके बाद उससे आतंकवाद पर फैलाएं। वो हुर्रियत वाला इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ये वाली इन्वेस्टमेंट बंद हो गई है, इनकी ये वाली इन्वेस्टमेंट बंद हो गई है। हाँ, जीडी बख्शी साहब, आप रिस्पॉन्ड करें। हिस्सा आपका पुराना रिश्ता है, आप लोगों को हिस्सा मिलता होता। अच्छा, आई थिंक काफी हो गया साहब आपका, हमने भी बड़ी तहजीब से आपको सुना है, अब जरा आप तहजीब दिखाइए। ठीक है साहब, मैं कह ये रहा हूं कि ये हुर्रियत बिल्कुल पाकिस्तान की बिकी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, ISI का एक फ्रंट है, OGW ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिस्ट सपोर्ट एक्टिविटीज करती है, जो हवाले के फंड वहां से लेके टेररिस्टों के पहुंचाती थी, जो टेररिस्ट मारे जाते थे उनके खानदानों का महिमा मंडन करती थी। ये जो है OGW ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट के लिए ये जूते, सेल, खाने पीने का बंदोबस्त ये सब करती थी। ठीक है साहब, उनकी अयाशी का बंदोबस्त करती थी ये ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सिर पे चढ़ा के रखा गया फालतू, क्योंकि लगता था लोगों को कि इसके पीछे रॉबिन रफाल का हाथ है। रॉबिन रफाल गई मर
और ये ऑर्गेनाइजेशन को भी अब जाना चाहिए उसी रास्ते। इनको बहुत पहले कैद के पीछे होना चाहिए था। भाजपा की अटल जी की सरकार को भी रॉबिन रफाल चलाती थी जी, जरा बता दीजिए। हाँ, ये अटल जी की सरकार से आपको इतनी मोहब्बत है, उससे आगे बढ़िए, हम 2021 में। इनको तालिबान भेज दीजिए साहब, इनकी तो बाँछें खिली हुई है ना। तालिबान का राज अफगानिस्तान में आपको लग रहा है हो रहा है, जरा जाके दर्शन कराइए थोड़े। माजिद हैदरी, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपकी हंसी उड़ जाएगी। उन बेचारों ने ये जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ रही है ना, एक आजाद हवा में सांस लेके, जहां आपको पूरा बोलने की छूट दी है, बकवास करने की, आप जरा तालिबान के राज में हो आइए। अच्छा माजिद हैदरी साहब, एक काम करते हैं, राजीव जेटली जी मैं आपके पास भी आऊंगा, एक ब्रेक ले रहा हूं। माजिद हैदरी, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक में आपको समय देता हूं। ब्रेक में दो काम सोचिएगा जो हुर्रियत ने कश्मीर के लिए किए, और ब्रेक के बाद आकर बताइएगा। आपको समय दे रहा हूं, जितना आपका लाफ्टर चैलेंज चल रहा था अभी तक, आप एंजॉय कर रहे थे। ब्रेक के बाद दो काम बताइएगा जो हुर्रियत ने कश्मीरियों के लिए किए थे। ब्रेक के बाद राष्ट्रवाद देश से बढ़कर कुछ नहीं, और इसलिए आज चर्चा कश्मीर की, जहां हुर्रियत को नरेंद्र मोदी सरकार बैन कर सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राजीव जेटली, बीजेपी के प्रवक्ता, निर्मल सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, संगीत रागी, जनरल जीडी बख्शी और माजिद हैदरी बने हुए हैं। माजिद हैदरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो मेरा सवाल था आपसे, 2 काम गिनाए जो हुर्रियत ने कश्मीर के भले के लिए किया। जी, मुझे जो याद है जो हुर्रियत ने किया, वो एक तो था वो एल.के. आडवाणी जी से मिले थे और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले थे। बहुत कहा था कि वो दोनों ने कहा कि हम जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की बात करते हैं, कुछ मसला कश्मीर हल करना है, जो भाजपा ने कहा था। मैं तो भाजपा की बात कर रहा हूँ मैं। और तो आप जो है वो लाफ्टर चैलेंज में ट्राई क्यों नहीं करते हैं? अगर इतना बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं उसमें ट्राई कीजिए। आपसे इतना गंभीर सवाल पूछ रहा हूं कि हुर्रियत ने देश के लिए, कश्मीर के लिए क्या किया, और आप ये जोक मार रहे हैं, प्रधानमंत्री तो बताइए ना, ट्राई कीजिए उधर। हुर्रियत देश के प्रधानमंत्री से मिली, मेरे लिए उससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? हुर्रियत देश के प्रधानमंत्री से मिला, ये उसने बढ़िया काम किया, ठीक, लेकिन लोगों के लिए एक काम नहीं कर पाया। सुशांत जी, उसके बाद से 1995 से लेकर 2003 तक उसने कुछ नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी से मिलना एक अच्छा काम, एल.के. आडवाणी से मिलना दूसरा अच्छा काम, और फिर 2021 तक उसने कुछ नहीं किया। जी बिल्कुल, ये तो सौभाग्य की बात होती है कि देश का प्रधानमंत्री कहीं बुलाए के निमंत्रण दे, आप आके मेरे साथ बात करो, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। हर एरे नब्दू खैरे को नहीं मौका मिलता प्रधानमंत्री जी से बात करने का और अपना पक्ष रखने का। वो भाजपा ने शुरू। तो कश्मीर के लोगों में बहुत बड़ी, सुनिए, 2 अच्छे काम उन्होंने जीवन में जो किए वो कर लिए, तो अब बैन कर देते हैं, हो गया बैन, कर लिए ना अच्छे काम दोनों। मैं बताऊंगा ना सुशांत जी, मैं बताता हूं। ठीक है, निर्मल सिंह जी बोलिए। निर्मल सिंह जी, एक इन्होंने काम किया कि अपने बच्चों को विदेश में भेज के पढ़ाई करवाई और यहाँ का पैसा जो है हवाला के द्वारा पाकिस्तान से लिया, यहाँ इकट्ठा किया और प्रॉपर्टीज बनाई। और दूसरा, गरीब के बच्चे को इस प्रकार का माहौल दिया, इस प्रकार की सोच दी कि उसके हाथ में बंदूक पकड़वा दी और पाकिस्तान की तरफ धकेला। वापस आया तो आर्मी और सुरक्षा बलों की गोली का शिकार हुआ। यह कंट्रीब्यूशन है हुर्रियत की। और माजिद हैदरी जैसे लोग हैं जो उनका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर अटल जी ने बुलाया उनको, तो ये अटल जी की महानता है कि लोकतंत्र की मर्यादा को रखते हुए मैं इसको बताना चाहता हूं कि पीडीपी के साथ अगर हमने सरकार बनाई तो इसलिए बनाई कि कश्मीर के लोगों ने उनको वोट दिए थे। भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं। राजीव जेटली जी, मैं तो एक स्टेप आगे पूछता हूं कि जो माजिद हैदरी हुर्रियत के 2 काम नहीं गिना सके, उनको भी आप लोग बाहर छोड़ते हैं अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं होता? अभी होगा, आप देख लीजिए। सुशांत जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम जब भी कोई डिबेट करते हैं, कोई भी डिस्कशन करते हैं, इस डिस्कशन के अंदर एक ही इल्जाम लगाया जाता है कि वहां विनाश हो रहा है। इनसे ये पूछिए विनाश की वजह कौन है? विनाश की वजह, जिनकी वजहों से वो आतंकवाद फैला है, जो आतंकवादियों को डिफेंड करते हैं, वो कौन लोग हैं? किनके प्रवक्ता ये चैनल के ऊपर बैठते हैं, किनके प्रवक्ता बन के बैठते हैं? क्या ये आर्मी की बात रखना चाहते हैं या आतंकवादियों की बात रखना चाहते हैं? आर्मी वो जो कश्मीरी युवाओं को पढ़ा लिखा करके IAS बना रही है। सुनिए एक मिनट, आर्मी वो, सुनिए, वो आर्मी वो जो बच्चों को पढ़ाती है। आतंकवादी वो जो आप पालते हैं,
जो किसी ना किसी जो जहां पर कोई ना कोई युवा जिनकी गोली का शिकार होता है, तो आप डिफेंड किसको करना चाहते हैं? आतंकवादियों को डिफेंड करना चाहते हैं, कश्मीरियत को डिफेंड करना चाहते हैं, कश्मीरियों को डिफेंड करना पड़ता है, पहले सुनिश्चित कर लीजिए। और जो लोग कश्मीर के बच्चों का अधिकार मार रहे हैं, उनके प्रवक्ता बन के आप कैसे बैठ सकते हैं बताइए? हम तो आपको कश्मीरी समझते हैं कि आप कश्मीर के अधिकारों में लड़ाई लड़ेंगे। अगर कश्मीर के अंदर कश्मीरी युवाओं के ऊपर कोई गोली चलाएगा तो वो आतंकवादी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? पहले आप ये बताइए, कोई कश्मीरी युवाओं पे गोली चलाएगा तो वो आतंकवादी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कोई कश्मीरी युवाओं का अधिकार मारेगा तो वो कश्मीर। देखिए राजीव जेटली जी, माजिद हैदरी का जीवन का एक बहुत सुनहरा लम्हा उनको लगता है कि भाई हुर्रियत से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात की थी। अब आपको देखिए मोदी जी ने दूसरा सुनहरा पल दिया है कि उन्होंने उसी हुर्रियत को जिसने जीवन में अटल जी से मिलने के अलावा कोई बेहतर काम नहीं किया, उसको बैन कर दिया, उसको बोला खत्म, अब तुम जाओ। तो आज रात आप इसको सेलिब्रेट कीजिए, गोश्त खाइए, जो आपका मन वो कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। देश इसी तरीके से आगे बढ़ेगा और इसी तरीके से राष्ट्रवाद भी आगे बढ़ेगा। जिनकी जरूरत नहीं है उनको एक एक करके साइड लगाया जाएगा, जो इस देश में है और देश के लिए सोचते हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में अभी के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी। आज जरूरत है